जब मैं पहली कक्षा में थी तब एक लड़के ने मेरे चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा था। उसकी मुट्ठी अचानक कहां से एक तेज गति वाले धूमकेतु की तरह आई। हम दोपहर के खाने के लिए पंक्ति में खड़े थे। हम उन बातों पर चर्चा कर रहे थे जो उस समय 6 या 7 साल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती थी। कौन सबसे तेज दौड़ता है, या फिर कलर वाले क्रेयॉन पेंसिल के नाम ऐसे अजीब क्यों होते हैं। तभी धड़ाम, मेरे चेहरे पर कुछ आया। मुझे मालूम नहीं क्यों मैं उस लड़के का नाम भूल गई हूँ, लेकिन मुझे यह याद है कि मैं किस तरह उसे दर्द में एक बेवकूफ की तरह खड़े रहकर घूर रही थी। मेरे नीचे का होंठ सूज गया था और आंखों से गर्म आंसू आ रहे थे। मैं इतनी हतप्रभ थी कि गुस्सा भी नहीं आया। मैं दौड़ते हुए माँ के पास घर चली गई। उस लड़के को हमारे शिक्षक ने बात करने के लिए बुलाया। मेरी माँ निजी तौर पर उस लड़के को देखने के लिए स्कूल गई। वह यह अंदाजा लगाना चाहती थी कि किस तरह का खतरा उससे हो सकता था। साउथ साइड, जो जरूर उस दिन हमारे घर पर कुछ ज्यादा देर तक रुके होंगे। उन्होंने अपने दादा वाले गुण दिखाए और माँ के साथ वहाँ जाने के लिए जोर देने लगे। मैं इसका हिस्सा नहीं थी। इन बड़ों के बीच किस प्रकार की बातचीत हुई थी। किसी तरह सजा तय की गई। मुझे उस लड़के की तरफ से शर्मिंदगी भरा माफीनामा मिला और साथ में यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में उस लड़के को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह लड़का किसी बात से गुस्से में और डरा हुआ था, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। बाद में हमारे घर के रसोई घर में मेरी माँ ने मुझे बताया, जब वह खाना गर्म कर रही थी, वह अपना सिर इस तरह हिला रही थी जैसे वह और भी बहुत सी बातें जानती हो, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती थी। वह अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। बदमाशों के बारे में हम लोग उसी तरह की बातचीत करते थे। जब मैं बच्ची थी तब यह सब समझना आसान था। बदमाश वे लोग होते हैं जिनके अंदर डरे हुए लोग छिपे होते हैं। मैंने यह सब कुछ डीडी में देखा था। हमारे पड़ोस में रहने वाली मजबूत लड़की, और यहाँ तक कि डैडी में भी। डैडी यानी मेरे दादा के भीतर भी, जो अपनी पत्नी के साथ क्रूर और अहंकारी हो सकते थे। वे बाहर निकल आते थे क्योंकि वे हारा हुआ महसूस करते थे। अगर आप कर पाते तो आप नजरअंदाज कर सकते थे और उनसे लड़ते थे, अगर आपके पास कोई और रास्ता होता तो। मेरी माँ, जो संभवतः अपने दिमाग में जियो और जीने दो के नारे को लिखकर जीती थी, उसके अनुसार इन सब से बचने का तरीका था कि आप किसी भी बदमाशों की बेइज्जती या गुस्से को निजी रूप में न लें। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको सच में चोट पहुंच सकती है। यह सब कुछ बाद में मेरी जिंदगी की वास्तविक समस्या बन गई, तब जब मैं लगभग 40 साल की थी और अपने पति के देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए उसकी मदद कर रही थी। मैं फिर से पहली क्लास के उस दोपहर के खाने की लाइन में चली गई, यह याद करते हुए कि चोट खाना कितना अस्पष्ट था। बिना किसी चेतावनी के आपके चेहरे पर चोट खाना कितना दर्दनाक हो सकता है। 2008 में मैंने अपना ज्यादातर समय घूंसों की चिंता न करने की कोशिश में बिताया। उस साल की सुखद यादों के साथ शुरू होने वाला था, क्योंकि मेरे पास वह भारी मात्रा में है। आम चुनाव के लगभग 4 महीने पहले हम 4 जुलाई को मालिया के 10वें जन्मदिन पर ब्यूट, मोंटाना गए। ब्यूट मोंटाना के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक साहसी और ऐतिहासिक तांबे की खान वाला शहर है, जिसके किनारे पर गहरी चट्टानी पर्वतों की श्रृंखला है जो दूर तक दिखाई देती है। ब्यूट एक दो विकल्पों वाला शहर था, जहां चुनावी अभियान के बाद यह हमारे पक्ष का राज्य हो सकता था। अंतिम चुनाव में मोंटाना जॉर्ज बुश के पक्ष में गया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नर को भी चुना था। ऐसा लग रहा था कि बराक के दौरे के लिए यह एक अच्छी जगह है। पहले से कई ज्यादा अब हर समय यह जोड़ घटाव किया जा रहा था कि अपने हर दिन का एक एक मिनट बराक किस तरह बिताएंगे। उन पर नजर रखी जा रही थी, उनका आंकलन किया जा रहा था। लोगों ने यह ध्यान में रखना शुरू कर दिया कि किस राज्य में वे गए, ब्रेकफास्ट में किस डाइनर में दिखे, खाने में अंडे के साथ उन्होंने किस तरह के मीट तैयार करने का आदेश दिया
अब उसके साथ लगभग 25 लोग की एक प्रेस टीम यात्रा करती थी, जो उसके प्रचार अभियान के जहाज के पिछली सीटों में भरी रहती। छोटे शहर वाले होटलों के ब्रेकफास्ट वाले कमरों के गलियारे भी भर देती थी। एक एक जगह पर उसका पीछा करती थी। उसकी कलम हर चीज को अमर बना रही थी। अगर किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को सर्दी हो जाती तो इसकी भी खबर बनती। अगर किसी ने महंगी जगह अपने बाल कटवाए या TGI फ्राइडे में डिजॉन मस्टर्ड की मांग की, जैसा कि बराक ने भोलेपन में सालों पहले किया था और जो न्यूयॉर्क टाइम में मुख्य समाचार बनने के योग्य था, इसकी भी खबर छपी थी और फिर इंटरनेट पर सैकड़ों तरीके से लोगों तक पहुंची थी। क्या उम्मीदवार कमजोर था? क्या वह घमंडी था? क्या वह धोखेबाज था? क्या वह एक असली अमेरिकी है? यह सब प्रक्रिया का हिस्सा था। हमें समझ में आया इस बात की जांच करना कौन एक नेता और देश के प्रतीक दोनों रूप में खड़े होने के योग्य है। यह सब ऐसा था जैसा हर दिन आपकी आत्मा का एक्सरे किया जा रहा हो। किसी भी तरह के दोष को पकड़ने के लिए बारीकी से बार बार जांचा जा रहा हो। आप तब तक नहीं चुने जा सकते थे जब तक आप अमेरिका की नजर की जांच के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाते, जो खुद ही आपके लिए पूरे इतिहास से गुजरता है, जिसमें आपका सामाजिक संबंध, पेशेवरपन और कर भुगतान सभी शामिल होता है, और वह तार्किक नजर के रूप में बहुत ज्यादा गहन जोड़ तोड़ के लिए पिछले से ज्यादा तैयार होता है। हम अभी अभी उस समय में पहुंचे थे जहां प्रसिद्धि को मापा और मुद्रीकृत किया जा रहा था। फेसबुक कुछ दिनों पहले ही मुख्य धारा में आया था। ट्विटर अपेक्षाकृत नया था। ज्यादातर अमेरिकी नागरिकों के पास मोबाइल फोन था और ज्यादातर फोन में कैमरा था। हम किसी ऐसे किनारे पर खड़े थे जिसके बारे में मुझे शक है कि हम में से किसी को भी उसकी पूरी समझ नहीं थी। बराक अब सिर्फ डेमोक्रेटिक मतदाताओं का साथ पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अब वे पूरे अमेरिका से निवेदन कर रहे थे। आयोवा महामतदान के बाद इस प्रक्रिया में एक ऐसा समय आया जो एक सजा की तरह और कुरूप था, क्योंकि यह दर्द देने वाला और परिभाषित करने वाला था। बराक और हिलेरी क्लिंटन ने 2008 की पूरी सर्दी और बसंत का समय हर राज्य और प्रांत का दौरा करने में बिताया। वे मेहनत से हासिल किए मतों के बीच की लड़ाई के माध्यम से नई सीमाओं को तय करने वाले उम्मीदवार बन रहे थे। तो उम्मीदवारों ने एक दूसरे की शक्ति को परखा था। बराक ने फरवरी में छोटी मगर अंततः निर्णायक बढ़त हासिल की थी। क्या अब वह राष्ट्रपति है? मालिया कभी कभी मुझे यह सवाल करती थी जब हम एक दूसरे के साथ दूसरे मंच पर एक साथ खड़े होकर संगीत भरा आयोजन करते। उसका युवा मन बड़े उद्देश्य के अलावा कुछ और समझने के अयोग्य था। ठीक है, अब वह राष्ट्रपति है? नहीं बेटा, अभी नहीं। जून तक हिलेरी को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके पास जीतने के लिए कम संख्या में प्रतिनिधि है। इस बात की स्वीकृति ने देरी में अभियान के अमूल्य संसाधनों की बर्बादी और बराक को इस लड़ाई में उसके रिपब्लिकन विपक्षी जॉन मैकलन के विरोध में बोलने से रोकती रही। लंबे समय से एरिजोना के सीनेटर रिपब्लिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार बन गए और पूरे मार्च में मैवरिक युद्ध के हीरो के रूप में अपने ऐतिहासिक द्विदलीय योग्यता और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने अनुभवों के आधार पर चुनाव लड़ने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि जॉर्ज बुश से अलग होकर आगे बढ़ने लगे। हम 4 जुलाई को अपने दोहरे उद्देश्य के साथ ब्यूट में थे, क्योंकि अब लगभग हर चीजों को 2 उद्देश्य हो चुके थे। बराक ने अपने पिछले 4 दिन मिसूरी, ओयाहो, कोलोराडो और उत्तर डकोटा में अपने चुनाव अभियान में बिताया था। बराक के पास बहुत कम समय था, लेकिन वे अपने चुनावी अभियान को रोककर मालिया का जन्मदिन मनाने हमारे पास आए थे, और साथ ही उस खास दिन मतदाताओं की नजर से हट नहीं सकते थे, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक छुट्टी का दिन था। इसीलिए इसके बजाय हम उनके पास चले गए, जो दोनों चीजों को बचाने की एक छोटी सी कोशिश थी। जनता की नजर में परिवार के साथ एक पूरा दिन बिताना। बराक की एक सौतेली बहन माया और उसके पति कॉनरेड अपनी बहुत प्यारी सी 4 साल की छोटी बेटी सुहेला को लेकर हमारे साथ थे।
बड़ी छुट्टी वाले दिन जन्म लिए हुए बच्चों के अभिभावक जानते हैं कि निजी उत्सव और सार्वजनिक उत्सव के बीच पहले से ही एक निश्चित रेखा तय होती है जिसमें चलना होता है। ऐसा लग रहा था कि ब्यूट के अच्छे लोग यह समझ गए थे। मुख्य सड़क के किनारे की दुकानों के ऊपर हैप्पी बर्थडे मालिया लिखकर टांगा हुआ था। जैसा कि हमारा परिवार 4 जुलाई का परेड देखने के लिए इकट्ठा हुए, बाहर खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाकर, पीट पीट कर और बांसुरी बजाते हुए उसे शुभकामनाएं दे रहे थे। यांकी डूडल बजा रहे थे। जिन लोगों से मिले वे लड़की के प्रति उदार और हमारे प्रति सम्मानजनक थे। हालांकि वे हमारे सामने यह कबूल कर रहे थे कि किसी डेमोक्रेटिक के पक्ष में मतदान करना अपनी परंपरा से दूर जाने वाला पागलपन होगा। उस दिन दूसरे पहर अभियानकर्ताओं ने खुले मैदान में एक पिकनिक का आयोजन किया, जहां से फिसलने वाले पहाड़ दिखाई देते थे जो महाद्वीपीय विभाजन को भी रेखांकित करते थे। उस भीड़ का असली मतलब हमारे सैकड़ों क्षेत्रीय समर्थकों की रैली से था, साथ ही मालिया के जन्मदिन का अनौपचारिक उत्सव भी। मैं उन सभी लोगों से प्रभावित थी जो वहां हमसे मिलने आए थे, लेकिन उस समय मैं बहुत कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण और अंदरूनी भी महसूस कर रही थी, जिसका उस जगह से किसी तरह का संबंध नहीं था जहां हम उस समय थे। मैं उस दिन आश्चर्यचकित कर देने वाली करुणा से प्रभावित थी जो आपके अंदर अभिभावक बनने से आता है। समय को लेकर एक अजीब तरह की सूक्ष्मदर्शिता जो आपके साथ तब होती है जब आप अचानक ध्यान देते हैं कि आपके बच्चे अर्धवयस्क हो गए, अब अंग थुलथुल से ज्यादा शिथिल हो गए, उनकी आंखें चालाक हो रही है। मेरे लिए 2008 का 4 जुलाई विशेष महत्व वाली दहलीज है जिसे हमें पार किया था। 10 साल पहले मैं और बराक इस विश्वास के साथ कि हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जबकि वास्तविक रूप में हम कुछ नहीं जानते थे, प्रसव वाले कमरे में गए थे। पिछले दशक का ज्यादातर समय परिवार और मेरे काम के संतुलन के बिठाने में और इसका पता लगाने में चला गया कि किस तरह मैं मालिया और साशा के प्रति स्नेहिल और उपलब्ध रहूं, और साथ ही अपने काम में गंभीर। लेकिन ध्रुव बदल गया। अब मैं परवरिश और कुछ बिल्कुल ही अलग और अधिक अस्पष्ट चीजों के साथ संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें राजनीति और बराक के कुछ महत्वपूर्ण करने की इच्छा शामिल थी। बराक के जीवन में होने वाली घटनाओं का आकार, अभियान की मांग, हमारे परिवार का मुख्य केंद्र, सब कुछ बहुत तेजी से बड़ा होता महसूस हो रहा था। आयोवा की बैठक के बाद, यह जानते हुए कि यहाँ रुककर और प्रभावी तरीके से काम करना असंभव होगा, मैंने अस्पताल में अपने पद से छुट्टी लेने का निर्णय किया। चुनावी अभियान धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर समाहित कर रहा था। आयोवा के बाद मैं इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि दफ्तर जाकर अपनी चीजें लाने और सभी को ढंग से अलविदा कहने तक का समय मेरे पास नहीं था। अब मैं पूरे समय के लिए एक पत्नी और माँ थी। हालांकि एक पत्नी जिसके पास उद्देश्य था और एक माँ जो उस उद्देश्य को अपने बच्चों को निगलने से बचाना चाहती थी। अपने काम से दूरी बनाए रखना मेरे लिए कष्टप्रद था, लेकिन मेरे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं था। मेरे परिवार की जरूरत थी और यह सबसे अधिक मायने रखने वाला था। और अब मैं मोनाटाना में अभियान में इस पिकनिक में थी और एक समूह की अगुवाई कर रही थी जिसमें सभी अपरिचित थे और सामने घास पर बैठकर अपने प्लेट में हैमबर्गर लिए हुए मुस्कुराती हुई मालिया के लिए हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। मतदाताओं ने हमारी बेटी को प्यारी लड़कियों और हमारे परिवार के नजदीकी खुशी के रूप में देखा, लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि हमारी बेटियों को यह सब कैसा लगता होगा। इन सब के बारे में उन दोनों की क्या सोच थी। मैं अपने भीतर के अपराध बोध को कम करने की कोशिश करती रही। अगले सप्ताह में हमने जन्मदिन के लिए एक वास्तविक पार्टी की योजना बनाई थी, जिसमें मालिया के दोस्त हमारे शिकागो वाले घर में रात भर रुकने के लिए आते और किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होती। हमने अपने होटल में एक निजी समारोह का आयोजन किया। फिर भी जैसे ही दोपहर का समय बीता और हमारी बेटियां पिकनिक वाले मैदान से भाग गईं, वहीं बराक और मैं सभी संभावित मतदाताओं से हाथ मिलाए और उनसे गले लगे। मैं यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वे दोनों बच्चियां इस पिकनिक को मस्ती के रूप में याद करेगी
आजकल मैं अपने दिल में एक नई तरह की निर्दयता लिए हुए मालिया और साशा को देख रही थी। मेरी तरह ही अब उनके पास भी अपरिचित लोग थे जिनको नाम से पुकारते और उन्हें छूना चाहते थे और साथ ही तस्वीर खिंचाना चाहते थे। सर्दियों के बाद सरकार ने मुझे और बच्चियों को लोगों के सामने उपस्थित होने के कारण गुप्त सुरक्षा सेवा मुहैया करा दी, जिसका मतलब यह था कि साशा और मालिया जब भी स्कूल जाएगी या गर्मियों की छुट्टियों में कैंप जाएगी, जहां अक्सर उन्हें मेरी माँ लेकर जाती थी, अब उनके पीछे दूसरी कार में गुप्त सेवा वाले लोग चलने वाले थे। पिकनिक में भी हम सभी के अपने सुरक्षा एजेंट मौजूद थे जो किसी तरह से हमले को रोकने के लिए भीड़ को बाधित कर रहे थे, जो कि शुभचिंतक और अति उत्साही होने पर पास पास आने पर उन्हें धीरे से रोक रहे थे। सौभाग्य से बच्चों ने उन एजेंट को सुरक्षा गार्ड के रूप में कम और वयस्क दोस्त के रूप में ज्यादा देखा, जो उनके प्रति दोस्ताना व्यवहार रखने वाले लोगों में नए जुटे मेहमान थे, जिनके साथ हम यात्रा करते और जिन्हें उनके कानों में लगे यंत्र और शांतिपूर्ण सतर्कता से ही पहचाना जाता था। साशा अक्सर उन्हें सीक्रेट पीपल कहकर पुकारती थी। बच्चियों ने उस अभियान को बहुत आरामदेह बना दिया क्योंकि वे परिणाम को लेकर बहुत अधिक उत्सुक नहीं थे। मेरे और बराक दोनों के लिए वे हमारे आसपास ही रहती थी, इस बात को याद दिलाते हुए कि अंत में समर्थकों की किसी भी भीड़ या वोट की धमाके से ज्यादा महत्व हमारे परिवार का है। बेटियों ने भी अपने पिता के आसपास होने और उस भीड़ भाड़ पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान बेहतर लोकतंत्र के निर्माण या व्हाइट हाउस में जाने के ऊपर बिल्कुल नहीं था। वे वास्तव में जो चाहते थे, सच में चाहते थे, वह था कुत्ते का बच्चा। उन्हें शांत समय में अभियान के कर्मचारियों के साथ टैग या कार्ड वाले खेल खेलना पसंद था और साथ ही हर नई जाने वाली जगह पर आइसक्रीम की दुकान खोजना भी। इसके अलावा सब कुछ एक शोर था। आज मैं मालिया दोनों इस तथ्य के बारे में बातें करते हैं कि वह 8 साल की थी जब बराक ने स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारी महसूस की और एक रात उसके बिस्तर में घुसते हुए उससे यह सवाल पूछा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे पापा राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि यह एक अच्छा विचार होगा? जरूर डैडी, उसने जवाब दिया और उसके गालों को चूमा। चुनाव लड़ने का उसका यह निर्णय आने वाले समय में उसके जीवन की हर चीज को बदलने वाला था, लेकिन वह यह सब कैसे जानती? वह उसके बाद दूसरी तरफ लुढ़क गई और नींद में डूब गई। उस दिन ब्यूट में हम वहाँ के क्षेत्रीय खान के संग्रहालय में गए, जहाँ हमने पानी वाली बंदूक की लड़ाई वाला खेल खेला और घास पर सॉकर भी खेला। बराक ने अपना चुनावी भाषण दिया और हमेशा की तरह लोगों से हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने अंदर हमारे साथ भी समय बिताया। साशा और मालिया उसके ऊपर चढ़ गई, हंसती हुई और उन्हें अपनी सोच से हंसाती हुई। मैंने उसकी मुस्कुराहट का हल्कापन देखा था और इस बात के लिए उसकी सराहना भी की थी। अपने आसपास के सभी विकर्ण से दूर होकर जब भी मौका मिलता, वह सिर्फ एक पिता होते थे। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते, तब वह मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते और साथ ही माया और कॉनरेड से बातचीत भी करते थे। हम कभी भी अकेले नहीं थे। हमारे आसपास कर्मचारी थे, सुरक्षा एजेंट हमारी सुरक्षा कर रहे थे, प्रेस के सदस्य इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे थे, दर्शक दूर से हमारी तस्वीर खींच रहे थे, लेकिन अब यह सब कुछ हमारे लिए सामान्य हो गया था। अभियान के दौरान हमारे दिन योजनाबद्ध हो गए थे और हमने अपनी निजता और स्वायत्तता धीरे धीरे अपने हाथों से फिसलती देखी। बराक और मैं दोनों ने अपने जीवन का अलग अलग हर पहलू 20 से अधिक लोगों के उस समूह को सौंप दिया जो बहुत ज्यादा होशियार और योग्य थे, लेकिन फिर भी इस बात को नहीं समझ सकते थे कि अपने जीवन का नियंत्रण खोना कितना कष्टप्रद और दर्द भरा होता है। अगर मुझे दुकान की किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे इसके लिए किसी से कहना पड़ता। अगर मैं बराक से बात करना चाहती, तब भी अक्सर मुझे किसी युवा कर्मचारी के माध्यम से अर्जी भेजनी पड़ती थी। ऐसे कार्यक्रम और गतिविधि अचानक ही मेरे कैलेंडर में दिखाई देने लगते, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी।
लेकिन धीरे धीरे जीवन को बचाने के लिए हम अपने जीवन को सार्वजनिक रूप से जीना सीख रहे थे और उस सच्चाई को स्वीकार कर रहे थे जो था। ब्यूट में दोपहर का समय खत्म होने से पहले हमने टीवी पर इंटरव्यू दिया। हम चारों ने, मैं, बराक और हमारी बेटियां। यह कुछ ऐसा था जो हमने इससे पहले कभी नहीं किया था। आमतौर पर हमने इस पर जोर दिया कि प्रेस के लोग हमारी बेटियों से दूर रहे और उन्हें तस्वीरों तक सीमित करके अभियान के आखिरी दौर में जनता के सामने लाए। मैं नहीं जानती हूँ कि इस बार किस कारण से हमें हाँ कर दिया था। जहाँ तक मुझे याद है, अभियान में एक कर्मचारी ने कहा था कि यह बहुत अच्छा होगा अगर हम जनता के सामने बराक को एक अभिभावक के रूप में दिखा सके, और उस पल मुझे इसमें कोई हानि नहीं दिखाई दी। सब कुछ के बावजूद वह हमारे बच्चों को प्यार करता था। वह सभी बच्चों से प्यार करता था। संक्षेप में यही कारण था कि हमें लगता था कि वह एक महान राष्ट्रपति बनेगा। हम चारों लगभग 15 मिनट तक एक्सेस हॉलीवुड के मारिया मेनोनोस के साथ बातें करते हुए बगीचे में उस बेंच पर बैठे रहे और हमने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे कोई उत्सव हो। मालिया ने अपने बाल खोल दिए, साशा ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। हमेशा की तरह वे शांत और प्यारे लग रहे थे। मेनोनोस बहुत उदार थी और उन्होंने बातचीत को बहुत ही हल्का रखा, जिसके कारण मालिया, जो परिवार की सबसे छोटी प्रोफेसर थी, हर सवाल में नम्रता से भाग ले रही थी। उन्होंने कहा कि उसके पिता कभी-कभी शर्मिंदा कर देते हैं जब वह उसके दोस्तों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने हम सभी को तब भी बहुत परेशान कर दिया था जब उन्होंने अपने अभियान का सामान घर के दरवाजे पर रखकर रास्ता बंद कर दिया था। साशा ने पूरी कोशिश की थी कि वह वहां स्थिर बैठी रहे और ध्यान लगाकर रखे, और उसने पूरे इंटरव्यू के दौरान एक बार भी दखल नहीं दिया। जब मुड़कर उसको पूछा गया कि हे, हमें आइसक्रीम कब मिलेगी, इसके अलावा वह शांत बैठकर अपनी बहन को सुन रही थी और समय समय पर अपनी राय दे रही थी अगर उसके दिमाग में कुछ मिलता जुलता आता था। डैडी पहले एफ्रो थे, एक समय उसने चिल्लाते हुए कहा, और हम सब हंसने लगे। कुछ दिनों बाद वह इंटरव्यू एबीसी पर 4 भागों में प्रकाशित हुआ। उत्साह से देखा गया और साथ ही खबरों में विभिन्न चैनलों पर टीवी इंटरव्यू में बराक की बेटियों से पर्दा उठा। बराक की दोनों बेटियों ने सब कुछ बताया कि मुख्य समाचार के साथ प्रसारित हुआ। अचानक ही मालिया और साशा द्वारा छोटे बच्चों के रूप में कही गई बातें पूरी दुनिया के अखबारों में छपने लगी। तुरंत ही बराक और मैंने अपने किए पर पछतावा जताया। हालांकि उस इंटरव्यू में कुछ अश्लील नहीं था, किसी प्रकार के आपत्तिजनक सवाल नहीं पूछे गए थे, न ही कुछ खास बातें बताई गई थी। फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हमने गलत निर्णय लिया था, और इस बारे में उसकी समझ विकसित होने से बहुत पहले ही उसकी आवाज सार्वजनिक मंच पर ला दिया गया था। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जिससे साशा और मालिया को नुकसान पहुंचता, लेकिन अब यह दुनिया में सबके सामने थे और अब हमेशा के लिए इंटरनेट पर मौजूद रहेगा। हमने 2 छोटी लड़कियों को ले लिया था जिन्होंने इस जीवन का चुनाव नहीं किया था, और बिना इसके बारे में सोचे हमने उनके मुंह में यह सब कुछ ठूस दिया। अब तक मैं पैट के बारे में बहुत कुछ जान गई थी। हम खुद के ऊपर टिकी हुई नजरों के साथ जी रहे थे। इसकी वजह से सब कुछ में एक आश्चर्यजनक ऊर्जा भर गई थी। मेरे पास ओपरा विन्फ्री के प्रोत्साहन भरे संदेश थे। मेरे बचपन का हीरो स्टीवी वंडर चुनावी अभियान के दौरान नाटक करने वहां पहुंचा था। वह मजाक करते हुए और मुझे इस तरह से मेरे नामों को पुकारते जैसे हम दोनों एक दूसरे को हमेशा जानते हो। हमारी तरफ दिए जाने वाले विशेष ध्यान की मात्रा अनुपातित नहीं थी, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था कि हमने इन सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी। हम बराक द्वारा दिए जाने वाले संदेश की शक्ति को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मैं यह सब वादों और उस समय के प्रतीक के कारण को जानती थी। अगर अमेरिका अपना पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुनता है तो यह सिर्फ बराक के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में कुछ कहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारे कारणों से इसका महत्व बहुत अधिक था।
बेशक बराक को इसके लिए बहुत अधिक सहन करना पड़ता था। सार्वजनिक प्रशंसा के साथ पीठ पीछे होने वाली समीक्षा। आप जितना लोकप्रिय बनते हैं, आपको नापसंद करने वालों की संख्या भी उतनी ही अधिक बढ़ती है। यह सब लगभग एक अनलिखे नियम की तरह प्रतीक हो रहा था, विशेष रूप से राजनीति में, जहां प्रतिद्वंदी विपक्ष के शोध में पैसे निवेश करता है। उम्मीदवार की पिछली जिंदगी की हर एक घटना के बारे में पता लगाने की जांच कराने वालों को काम पर रखना, ताकि वे पिछले जीवन का कुछ बुरा ढूंढ सके। हम दोनों अलग अलग बने हैं, मैं और मेरे पति। यही कारण है कि एक ने राजनीति का चुनाव किया और दूसरे ने नहीं। यह अभियान के दौरान उड़ने वाली अफवाहों और जहर की तरह फैलने वाली गलत अवधारणाओं से अवगत थे, लेकिन उनमें से शायद ही वे किसी पर परेशान हुए। बराक ने अन्य अभियानों में अपना जीवन बिताया। उसने राजनीतिक इतिहास की पढ़ाई की थी और इसमें आने वाले प्रसंगों से वह खुद घिरा हुआ था, और सामान्य तौर पर वह ऐसा इंसान नहीं है जो कल्पना की तरफ बेतुकी चीजों जैसे शक या चोट की वजह से आसानी से विचलित हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मैं अब भी सार्वजनिक जीवन के बारे में सीख रही थी। मैं खुद को एक साहसी, सफल औरत मानती थी, लेकिन मैं वही बच्ची थी जिसने शिशु रोग विशेषज्ञ बनने की योजना बनाई थी और स्कूल में 100% उपस्थिति का रिकॉर्ड भी बनाया था। दूसरे शब्दों में, मैं इसका ध्यान रखती थी कि लोग क्या कहते हैं। मैंने अपना पूरा बचपन अनुमति लेने और स्वर्ण पदक प्राप्त करने और उलझन भरी सामाजिक स्थिति से बचने में लगा दिया था। समय के साथ मैंने खुद को मानकों और उपलब्धियों के आधार पर परखना बंद कर दिया। मेरा विश्वास था कि अगर मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूं, तो मैं बदमाशों को नजरअंदाज कर सकती हूं और अपनी उपस्थिति जता सकती हूं। हालांकि यह विश्वास अब पूर्ववत होने वाला था। आयोवा में बराक की जीत के बाद अभियान की श्रृंखला में मेरा संदेश और अधिक जोशपूर्ण हो गया था, लगभग रैलियों में जमा होने वाली भीड़ के अनुपात में जोरदार। मैं 100 लोगों की बैठक से 1000 और उससे अधिक लोगों की बैठकों में जाने लगी थी। मुझे याद है कि मैं मलिसा और कैटी के साथ डेलवेयर के एक आयोजन में गई थी, जहां लोग बाहर की कतारबद्ध खड़े थे और ऐसे सभागार में जाने का इंतजार कर रहे थे जो पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। इसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी। मैंने इस भीड़ के साथ प्रचारित किया। मैं उस हर एक चीज से भरी रहती थी जो बराक के अभियान में लोग उत्साह और सहभागिता के रूप में लेकर आते थे। मैं उनके निवेश और बराक के चुने जाने के लिए उन लोगों द्वारा किए गए काम को देखकर अभिभूत थी। जब मेरे असली भाषण की बारी आई, जिसका निर्माण आयोवा में किए गए चुनावी अभियान के सिद्धांत पर किया गया था, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव था, मैंने इसके लिए एक ढीली संरचना का विकास कर लिया था। हालांकि मैंने कभी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया था और न ही इस बात की चिंता करती थी कि मैं थोड़ा भटक रही हूँ। मेरे शब्द परिष्कृत नहीं थे। मैं अपने पति की तरह अभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन पाई, लेकिन मैंने अपनी दिल की बात दिल से कही। मैंने यह विस्तार से बताया कि किस तरह एक दूसरे को सप्ताह में राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर मेरा शक धीरे धीरे खत्म हुआ और इसकी जगह एक ऐसी चीज ने मेरे लिए प्रोत्साहन और उम्मीद भरी। मैंने महसूस किया कि हम में से बहुत सारे लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे बच्चों को भविष्य के लिए एक ऐसी चिंता और सोच, और मेरी ही तरह बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं बराक ही एकमात्र ऐसा उम्मीदवार है जो वास्तविक परिवर्तन लाने के योग्य है। बराक इराक से अमेरिकी सेना को वापस लाना चाहता था। बहुत अधिक अमीर लोगों को जॉर्ज बुश द्वारा दिए गए कर राहत को वापस लेना चाहता था। वह सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा चाहता था। यह महत्वाकांक्षाओं से भरा एक मंच था। लेकिन मैं जब भी समर्थकों से भरे किसी सभागार में जाती थी, तब ऐसा लगता था कि शायद एक देश के रूप में हम अपने अतीत के मतभेद को भुलाकर इसे संभव बनाने के लिए तैयार हैं। उन कमरों में एक तरह का गर्व था, एकजुटता की भावना थी जो कभी इंसान के चमड़े के रंग के ऊपर नहीं उठ सकती थी। आशावाद बहुत बड़ा था और यह स्फूर्तिदायक था। मैंने इसे एक लहर की तरह देखा। आशा वापस आ रही है।
मैं हर जगह यह घोषणा करती थी। मैं एक दिन विस्कॉन्सिन में थी जब कैटी की बाराक के संचार टीम से एक फोन आया जिसमें यह सूचना दी गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई समस्या है। मैंने बेशक कुछ घंटे पहले मिल्वॉकी से उस हॉल में अपने भाषण के दौरान कुछ विवादास्पद कहा था। कैटी भी ऐसी ही तरह संदेह में थी। मैंने मिल्वॉकी में वही कहा था जैसे मैंने पहले मैडिसन की भीड़ के सामने कहा था, और यह उससे कुछ अलग नहीं था जो मैंने विभिन्न जगहों की भीड़ के सामने बोलती आ रही थी। इससे पहले कोई समस्या नहीं हुई तो अब क्यों होगी? उस दिन बाद में हमने समस्या देखी। किसी ने मेरे लगभग 40 मिनट की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था और उसे 10 सेकंड के टुकड़ों में बांट दिया जो संदर्भ से बिल्कुल कटा हुआ था और उसमें कुछ शब्दों पर जोर दिया गया था। मिल्वॉकी और मैडिसन के भाषणों से बनाए गए वे वीडियो अचानक ही लोगों में बंटने लगे और उसमें उस हिस्सों पर ध्यान दिया गया जिसमें मैंने भावनाओं से प्रोत्साहित होने की बात कही थी। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था उसका पूरा संस्करण इस तरह का था। इन सालों में हमने जो सीखा वह यह है कि उम्मीद अपनी वापसी कर रहा है, और मैं आपको यह बात बताना चाहती हूँ कि अपने वयस्क जीवन में पहली बार मुझे अपने देश पर गर्व हो रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि बाराक ने बहुत अच्छा किया है, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है लोग परिवर्तन के भूखे हैं। मैं हमारे देश को उस दिशा में आगे बढ़ते देखने के लिए व्याकुल हूँ और अपनी निराशा और मायूसी में अकेला महसूस नहीं कर रही हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कुछ सामान्य मुद्दों को लेकर एकजुट होने के लिए तत्पर है, और इसे देखकर मुझे गर्व होता है। मैं इस बात की साक्षी होने को अपना सौभाग्य समझती हूँ। लेकिन इस सब में से लगभग सब कुछ को काट दिया गया था जिसमें आशा और एकता को लेकर मेरे संदर्भ और मैं इसे लेकर कितनी द्रवित थी यह भी शामिल था। बातों का भाव खत्म था। सब कुछ एक बात की ओर ही निर्देशित था जो उस क्लिप में था, और वह भारी मात्रा में रेडियो और टीवी के बातचीत वाले कार्यक्रमों में दिखाई जा रहा था। हमें जो बताया गया था वह इस प्रकार था। अपने पूरे वयस्क जीवन में पहली बार सच में मुझे अपने देश पर गर्व है। यह सब किस तरह हुआ इसे जानने के लिए मुझे खबर देने की जरूरत नहीं थी। वह देशभक्त नहीं है। उसने हमेशा अफ्रीका से नफरत की। उसका असली रूप यही है, बाकी बस दिखावा है। यह पहला धक्का था और मैंने करीने से इसे अपने ऊपर ले लिया। आराम से बोलने की कोशिश में मैं यह भूल गई थी कि हर छोटे मुहावरे का वजन कितना होता है। अनजाने में ही मैंने नफरत करने वालों को 40 शब्दों वाली एक दावत दे दी। पहली कक्षा में पढ़ने वाले की तरह मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उस रात मैं अपने घर शिकागो चली गई। मुझे अपराध बोध और खिन्नता का एहसास हो रहा था। मैं जानती थी मलिसा और कैटी चुपचाप अपने ब्लैकबेरी के माध्यम से नकारात्मक खबरों पर अपनी नजर रखे हुए थे। हालांकि वे इस बात का ख्याल रख रही थी कि उन खबरों से मेरे साथ न बांटा जाए। वे इस बात को समझ रही थी इससे चीजें और खराब हो जाएगी। इस समय हम तीनों ने इस साल के बेहतर हिस्से के लिए एक साथ काम किया था। हमने इतनी यात्राएं की थी कि हम में से कोई भी इसकी गिनती नहीं कर रहा था। लगातार आगे बढ़ रही सुई की घड़ी के साथ दौड़ लगा रहे थे ताकि उस रात में अपने बच्चों के पास घर जा सकूं। हमने पूरे देश के सभागारों का दौरा किया था। न चाहते हुए भी जीवन में अब तक सबसे ज्यादा फास्ट फूड खाया था, और अच्छी तरह हम चंदा उगाने वाले लोगों के पास जाते थे जिनका घर इतना शानदार होता था कि हम वह खुद को बुद्धू साबित होने से बचने के लिए लगातार मेहनत करते थे। जहां बाराक और अभियान में साथ देने वाली उसकी निजी टीम हवाई जहाजों आरामदायक बसों में यात्रा करते थे, वहां हम अभी भी हवाई अड्डों की सुरक्षा पंक्तियों में धीरे धीरे अपने जूते घसीटते हुए संयुक्त और दक्षिण पश्चिम जाने वाली बसों में बैठते हुए और कार्यकर्ता की आस्था पर विश्वास करते हुए कभी कभार एक दूसरे से मीलों दूर हो जाने वाले आयोजन में हिस्सा लेते थे। मुझे ऐसा महसूस होता था कि कुल मिलाकर हम लोग अच्छा काम कर रहे थे।
मैंने कैटी को कुर्सी पर खड़े होकर अपने से 2 गुनी उम्र वाले फोटोग्राफर को बारी बारी से आने के लिए चिल्लाते हुए और लीक से हटकर सवाल करने वालों पत्रकार को डांटते हुए देखा था। मैंने तेज दिमाग वाली मेलिसा को देखा था कि किस तरह वह मेरे हर कार्यक्रम का ब्यौरा रखना, विशेषज्ञों के रूप में मेरे एक ही दिन में होने वाले कई अभियानों का संयोजन करना, संभावित गहरी समस्याओं के बारे में अपने ब्लैकबेरी में शोध करना और साथ ही इसका ध्यान भी रखना कि मैं किसी भी स्कूल में होने वाले नाटक, अपने पुराने दोस्तों का जन्मदिन या जिम जाने का एक भी अवसर अपने हाथ से न जाने देते। जैसे हर एक काम बड़े ही अच्छे तरह से कर रही थी। उन दोनों ने इस कोशिश में लगभग अपना सब कुछ लगा दिया था, अपने निजी जीवन को न्यौछावर कर दिया था ताकि मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकूं। मैं हवाई जहाज की मध्यम रोशनी के नीचे बैठ गई और इस बारे में चिंता करने लगी कि मैंने लगभग उन 40 बेवकूफी वाले शब्दों से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। घर पर अपनी बच्ची को सुलाने और अपनी माँ को कुछ देर आराम करने के लिए यूक्लिड एन्क्लेव भेजने के बाद मैंने बराक को उसके फोन पर कॉल किया। वह विस्कॉन्सिन प्राइमरी की शाम थी। वहाँ का चुनाव कड़ी चुनौती वाला था। राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में बराक वहाँ बहुत कम मतों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हिलेरी बराक की उसकी स्वास्थ्य योजना से लेकर हर चीज में और उसके साथ अक्सर बहस न होने के कारण उसकी आलोचना वाले विज्ञापन प्रसारित करवा रही थी। दाव काफी ऊंचा लग रहा था। बराक का प्रचार अभियान हार का खतरा नहीं उठा सकता था। जो भी मेरे भाषण के कारण हुआ, मैंने उसके लिए माफी मांगी। मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रही थी। मैंने कहा, मैं यह सारी बातें महीनों से बोलती आ रही हूँ। उस रात बराक विस्कॉन्सिन से टेक्सास की यात्रा कर रहे थे। दूसरी तरफ मैं उनकी कंपन को सुन पा रही थी। देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। उन्होंने कहा, तुम अभियान की शक्ति बन गई हो, जिसका मतलब यह है कि लोग थोड़ा ही सही तुम्हारे पीछे जरूर पड़ेंगे। यह इन चीजों की प्रकृति भर है। जितनी बार भी हमने बात की, वह अच्छे थे। उन्होंने मेरा समय देने के लिए मेरा शुक्रिया किया और साथ ही इसका दुख भी जताया कि मुझे किस तरह की हार के लिए अकेले जूझना पड़ रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जान। उन्होंने फोन रखने से पहले मुझसे कहा, मैं जानता हूँ यह सब कुछ मुश्किल है, लेकिन यह खत्म हो जाएगा। यह हमेशा खत्म हो जाता है। इस बारे में वह सही और गलत दोनों ही थे। 19 फरवरी 2008 को बराक विस्कॉन्सिन प्राइमरी की सीट अच्छे अंतर से जीत गए, जिसका अर्थ यह था कि मैंने उन्हें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई थी। उस दिन एक रैली में किटी मैकेन ने मुझ पे निशाना साधते हुए कहा कि मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, आपने ये शब्द पहले सुने हैं या नहीं। मुझे अपने देश पर बहुत ज्यादा गर्व है। CNN ने हमें देशभक्ति के लिफाफे में खड़ा कर दिया और ब्लॉगर्स ने वही किया जो वे करते थे। लेकिन लगभग एक सप्ताह में ही ऐसा लग रहा था कि सब शोर शराबा शांत हो गया। बराक और मैं प्रेस में अपनी टिप्पणी दी और इस बात को स्पष्ट किया कि मुझे यह देखकर गर्व महसूस होता है कि अभियान के लिए बहुत सारे अमेरिकी लोग फोन कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों से बातें कर रहे हैं और लोकतंत्र में अपने शक्ति को लेकर विश्वास हासिल कर रहे हैं, जो मेरे लिए पहली बार महसूस करने जैसा है। और इसके बाद हम आगे बढ़ गए। प्रचार में मेरे भाषणों में इस बात पर अधिक ध्यान देने की कोशिश करने लगी कि मैं उन शब्दों को किस तरह से अपने मुंह से निकालूं कि मेरे संदेश में परिवर्तन न आए। मैं अब भी गर्वित और प्रोत्साहित थी। कुछ भी नहीं बदला था और एक हानिकारक बीज पहले से ही बोया जा चुका था। मेरे बारे में ऐसी धारणा कि मैं एक चिड़चिड़ी और प्रतिरोधी किस्म की इंसान हूँ और मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझसे आशा की जाए, चाहे इसकी शुरुआत बराक के राजनीतिक विपक्षी की तरह हो या किसी और से। लेकिन अफवाह और एक तरफ टिप्पणी ने लगभग हमेशा ही अपनी जगह बनाए रखी और प्रजाति के बारे में संदेश फैलाती रही, जिसका उद्देश्य मतदान करने वालों के मन में एक प्रकार का गहरा और कुरूप डर पैदा करना था। अश्वेतों को सत्ता में मत आने दो, वे तुम्हारे जैसे नहीं हैं, उनका सपना तुम्हारा सपना नहीं है।
इसमें इस तथ्य द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। एबीसी न्यूज ने 29 घंटों तक श्रद्धेय जेरेमिया राइट के उपदेशों को प्रसारित किया था और इसके साथ ही झगड़े वाली एक रैली भी जोड़ी थी, जिसमें उपदेशकों को प्रचंडता के साथ कठोर तथा गलत तरीके से झुकाया जाना और श्वेत अमेरिका में मौजूद आक्रोश को दिखाया गया था, जैसा कि सभी दुखों के लिए श्वेत लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो। बराक और मैं यह सब देखकर बहुत निराश हुए, उस व्यक्ति की एक बहुत घटिया और पागलपन वाली झलक देखकर, जिसने हमारी शादी करवाई थी और हमारे बच्चों का नामांकन किया था। हम दोनों इस तरह के परिवार में पले थे जिसके सदस्य नस्ल को लेकर विचित्र संदेह वाले चश्मे से देखते थे। मैंने डैडी के सिरहा देने वाले रोष का अनुभव किया था, जिसे उन्होंने कई दशक तक अपनी त्वचा के रंग के कारण पेशेवर तरीके से सहा था, और साथ ही साउथसाइड की वह चिंता कि उनके पोते पोतियों श्वेत लोगों के इलाके में सुरक्षित नहीं है। इस बीच बराक अपने श्वेत नानी टूट की बातों को सुनाया करते थे, जो अक्सर नस्लीय पूर्वाग्रह वाली बातें करती थी, और उन्होंने कई बार अपने अश्वेत पोते के सामने यह भी कबूल किया था कि उन्हें किसी अश्वेत लड़के को सड़क पर दौड़ता देखकर डर लगता था। कई सालों तक अपने परिवार के बड़े लोगों की मानसिक संकीर्णता के साथ जीते रहे और इस बात को स्वीकार करते रहे कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, विशेषकर वे जिनका जन्म अलगाव के समय हुआ था। शायद यही वह वजह थी जिसने हमें श्रद्धेय राइट के क्रोध और उद्देश्य की मूर्ता पर ध्यान देने के लिए बाध्य किया था, तब भी जबकि हम अभी तक उनके किसी भी उपदेश के सत्र में शामिल नहीं हुए थे। समाचार में उनके अपशब्दों की उग्रता को देखकर हम लोग भयभीत थे। यह पूरा मामला हमें इस बात की याद दिला रहा था कि नस्ल को लेकर हमारे देश की कुरूपता किस प्रकार दो पक्षों में बांटी जा सकती थी। यह कि अविश्वास और पूर्वाग्रह दोनों ही पक्षों में शामिल है। इस बीच किसी ने प्रिस्टन में मेरे द्वारा लिखे गए शोध पत्र को खोज निकाला, जो लगभग मैंने 2 दशक पहले लिखा था। यह एक सर्वेक्षण था जिसमें यह दिखाया गया था कि अफ्रीकी अमेरिकी छात्र प्रिस्टन में आने के बाद अपने नस्ल और पहचान को लेकर कैसा महसूस करते हैं। किसी भी कारण से मैं यह नहीं समझ पाऊंगी कि रूढ़िवादी मीडिया क्यों मेरे उस लेख के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे, जैसा कि वह एक अश्वेत सत्ता का मैनिफेस्टो हो, एक खतरा जिसे खोद निकाला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि 21 वर्ष की उम्र में सामाजिक विज्ञान में ए ग्रेड पाने और हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने के बजाय मैं श्वेत बहुसंख्यकों को उखाड़ फेंकने वाली एक योजना तैयार कर रही थी, और अंततः अब अपने पति के माध्यम से उस योजना पर काम करने का मुझे मौका मिला। लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस द्वारा लिखे गए ऑनलाइन स्तंभ का शीर्षक था, क्या जेरेमिया राइट की नाकामी की जिम्मेदारी मिशेल ओबामा है? उन्होंने मेरे कॉलेज के समय के बारे में यह कहा कि मैं अश्वेत उग्र विचारों से बुरी तरह से प्रभावित थी और उससे ज्यादा एक बहुत घटिया लेखक भी थी। उन्होंने लिखा था, इसके बारे में बताना उतना ही मुश्किल है जितना कि इसे पढ़ना, और यह एक गलती होगी। प्रिया के संबंधों में इस निबंध को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह किसी ज्ञात भाषा में नहीं लिखा गया है। मुझे न ही एक बाहरी के तौर पर दिखाया जा रहा था, बल्कि पूरी तरह से गैर बताया जा रहा था, इतना बाहरी कि मेरी भाषा भी नहीं पहचानी जा सकती थी। यह निश्चित रूप से एक संकीर्ण दिमाग वाला और अजीब किस्म की बेइज्जती थी, लेकिन उसके द्वारा मेरी समझ का मजाक बनाने का काम इतने बड़े स्तर पर हो गया था। बराक और मैं अब इतने विख्यात हो चुके थे कि हमारे लिए अदृश्य होना मुश्किल था, लेकिन अगर लोग हमें एक दूसरे ग्रह के प्राणी और अतिक्रमण करने वालों की तरह देख रहे थे, तो शायद हमारा सामर्थ्य खत्म हो सकता था। भले ही सीधे तौर पर ना कभी कहा गया, लेकिन यह संदेश अक्सर हम तक पहुंचता था और महसूस होता था कि ये लोग वहाँ के नहीं हैं। बराक की एक तस्वीर जिसमें उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है और सोमालिया के पारिवारिक कपड़े पहने हुए थे, जिसे उन्होंने सीनेटर के रूप में केन्या के आधिकारिक दौरे में खिंचवाया था। उसे ड्रज रिपोर्ट में इस तरह दिखाया गया
कि जैसे वो पुराने सिद्धांत को उजागर कर दिया गया हो और वह एक गुप्त मुसलमान है। कुछ महीनों बाद इंटरनेट फिर से एक अनाम अफवाह से भर गया, जिसमें बराक की नागरिकता पर सवाल खड़े किए गए थे और इस विचार को फैलाया जा रहा था कि उसका जन्म हवाई में नहीं बल्कि केन्या में हुआ था, जिसके कारण वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अयोग्य हो जाते। जैसे जैसे हम ओहायो और टेक्सास, बैरमोंट और मिसिसिपी में अपनी प्राइमरीज की तरफ बढ़ रहे थे, मैं लगातार आशावाद और एकता के बारे में बात कर रही थी और अभियान के कार्यक्रम में अपने परिवर्तन के विचार को लेकर आसपास के लोगों की सकारात्मकता को महसूस कर रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सब के दौरान मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए गए अप्रभावित तथ्य भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किए जा रहे हो। फॉक्स न्यूज में एक बहस मेरे उग्रवादी गुस्से पर हो रही थी। इंटरनेट पर और अधिक अफवाहें डाली जा रही थी, जिसमें एक वीडियो टेप में मैं श्वेत लोगों को वाइटी कहकर संबोधित कर रही थी और जो बाहर का था और पूरी तरह से गलत था। जून में जब बराक अंततः डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकित हो गए, तब मिनीसोटा के आयोजन में एक आनंद भरे भोज के साथ मैंने उसका अभिवादन किया, जिसके कारण अगले दिन फॉक्स समाचार के एक समीक्षक ने आतंकवादियों में मुठभेड़ का प्रहार नाम से खबर छापी, फिर से, जिसका उद्देश्य यह बताना था कि हम लोग खतरनाक थे। उसी नेटवर्क पर एक नई खबर मेरे लिए थी, जिसका शीर्षक था ओबामा की बीबी मामा, जो अमेरिका के अश्वेत स्त्रियों के लिए अवमानना की तरह था और इसमें उस भिन्नता की बात की गई थी जो वहां तक मुझे मेरी शादी से भी बाहर दिखा रहा था। मैं टूट रही थी, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। उन चुटीले वक्तव्यों से दुख पहुंचता था। हालांकि मैं समझती थी कि इन सब का उस बात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था कि एक अच्छे इंसान के रूप में मैं क्या थी। यह सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसा कि वहाँ बाहर मेरे लिए एक व्यंग्य चित्र मौजूद था जो डर पैदा कर रहा था, और एक ऐसी औरत जिसके बारे में मैं लगातार सुन रही थी लेकिन मैं उसे जानती नहीं थी। एक बहुत लंबी, बहुत ताकतवर महिला जो गॉडजिला को भी हराने के लिए तैयार। एक राजनीतिक पत्नी जिसका नाम मिशेल ओबामा था। दर्द से भरे हुए मेरे दोस्त भी कभी कभी मुझे फोन करते और अपनी चिंताएं मेरे ऊपर डाल देते। साथ ही मुझे यह सुझाव देते थे कि उनका सोचना यह है कि मुझे बराक के अभियान प्रबंधक को बता देना चाहिए, या फिर यह चाहते थे कि वे भी मेरे बारे में या बराक या उनके अभियान की टीम के बारे में कोई भी गलत खबर सुनते तो चाहते थे कि मैं उसकी सत्यता को उनसे साझा करूं। जब तक कथाकथित वाइटी टेप वाली अफवाह फैल रहा था, तब मेरी एक दोस्त जो मुझे जानती थी, उसने मुझे फोन किया। इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह झूठ सच था। मुझे लगभग 30 मिनट लग गए उसे यह बात समझाने के लिए कि मैं एक नस्लवादी इंसान के रूप में नहीं बदल गई हूँ। और जब हमारी बातचीत खत्म हुई और फोन रखा, उस समय तक मैं पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुकी थी। आमतौर पर मैंने यह महसूस किया कि मैं कितनी भी आस्था पैदा कर लूं या कड़ी मेहनत कर लूं, मैं अपने विरोधियों की मुझे अमान्य करने की कोशिश को नाकाम नहीं कर पाऊंगी। मैं एक औरत हूँ, अश्वेत थी और मजबूत भी, और कुछ लोगों के लिए यह एक पूर्वाग्रह था और जिसके अनुसार इसका अनुवाद सिर्फ क्रोध के रूप में ही हो सकता था। यह एक और घातक चलन था, और एक ऐसा चलन जिसका प्रयोग हमेशा से अल्पसंख्यक औरतों को एक दायरे में सीमित करने के लिए किया जाता था। एक अचेतन इशारा जिसका मतलब यह था कि वह सब न सुना जाए जो हमें कहना है। अब वास्तविक रूप में मुझे थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया था, जिसके कारण मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने दुश्मनों द्वारा किए जाने वाली भविष्यवाणी को सच कर रही हूँ। ऐसा जैसे कि मैं हार मान चुकी हूँ। यह उल्लेखनीय है कि कैसे रूढ़िवादी एक वास्तविक जाल के रूप में काम करता है। कितनी क्रोधित अश्वेत औरतें, उस कहावत के वृत्तीय तर्क तक मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। जब आपको नहीं सुना जा रहा हो, तब आप अपनी आवाज तेज नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको क्रोधित या भावुक रूप में लिखा जा रहा हो, क्या यही वह कारण नहीं है?
मैं इस नीचता से थक चुकी थी, इस बात को अपने दिमाग से बाहर फेंक चुकी थी और यह सब कुछ इतना अधिक निजी बन गया था और मुझे महसूस हो रहा था कि अब यह सब छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मई में किसी समय टेनेसी रिपब्लिक पार्टी ने एक ऑनलाइन वीडियो प्रसारित किया जिसमें विस्कॉन्सिन में मेरे मतदाताओं के सामने की गई मेरी टिप्पणी को दिखाया जा रहा था, जिसमें मैंने कहा था कि लड़कों, मुझे बचपन से ही गर्व है कि मैं एक अमेरिकी हूँ। एनआरपी वेबसाइट ने इस कहानी को मिशेल की एक संपत्ति या दायित्व शीर्षक के साथ छापा था। इसके नीचे बड़े अक्षरों में बहस साफ साफ दिखाई दे रही थी जो मेरे बारे में थी, ताजगी भरी ईमानदारी या बहुत अधिक स्पष्ट, और उसकी छवि शानदार या भयभीत करने वाला। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सभी बातें मुझे दुख पहुँचाती है। मैं कभी कभी मेरी स्थिति का दोष बराक के चुनावी अभियान पर मढ़ देती थी। मैं समझती थी कि मैं किसी दूसरी उम्मीदवार की पत्नी या पति से ज्यादा सक्रिय थी और इसकी वजह से मुझ पर ज्यादा आक्रमण हो रहे थे। मेरी प्रवृत्ति पलटकर जवाब देने की थी, फैलाए जा रहे झूठ और गलत सामान्यकरण के विरोध में बोलने की या बराक को इस पर अधिक टिप्पणी करने के लिए कहने की। लेकिन उसकी टीम हमेशा मुझे यह कहती रही कि प्रतिक्रिया न देना ज्यादा बेहतर था, बस आगे बढ़ते रहना और इन चोटों को सहजता से सहन करते रहना। यह बस राजनीति है, यह हमेशा कहा जाने वाला मंत्र था, बिल्कुल इस तरह जैसे हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा जैसा कि हम सभी एक नए ग्रह जिसका नाम राजनीति है, उस पर एक नए शहर में रहने लगे जहां किसी भी तरह का सामान्य नियम काम नहीं करता है। जब भी कभी मेरी आत्मा डूबने लग जाती, मैं उस समय खुद को और अधिक सजा देने के लिए यह सोचने लग जाती कि यह मेरा चुनाव नहीं था। मैंने कभी भी राजनीति को पसंद नहीं किया था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और इस प्रचार को अपना नाम सौंप दिया और अब एक दायित्व था। मेरी शक्ति कहाँ चली गई? रविवार की एक शाम जब बराक बस रात के लिए शिकागो आए थे, तब अपनी रसोई घर में बैठकर मैंने अपनी सारी निराशा उनके सामने उड़ेल दी। मुझे यह सब कहने की जरूरत नहीं, मैंने उनसे कहा। अगर मेरे रहने से प्रचार को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं वह किस कारण से हूँ। मैंने यह बताया कि मलिसा, कैटी और मैं, हम तीनों ही मीडिया के अनुरोधों की मात्रा के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछड़ रही हूँ और साथ ही हमारे साथ उपलब्ध उस कम बजट में मुझे यात्राएं भी करनी पड़ रही थी। मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी और बस समर्थन देना चाहती थी, लेकिन हमारे पास समय और संसाधन दोनों की कमी और बचे हुए समय में हम प्रतिक्रिया नहीं करके बहुत कुछ दूसरा कर सकते हैं। और जब मेरे बारे में गहरी छानबीन का समय आया, तब मैं निस्सहाय होने से तंग हो गई और इस बात से तंग आ चुकी थी कि मुझे बिल्कुल अलग एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जा रहा है जो मैं हूँ ही नहीं। मैं बस घर पर अपने बच्चों के साथ आराम से रहती हूँ, अगर यही बेहतर है तो। मैंने बराक से कहा, मैं एक सामान्य पत्नी बनी रहूंगी जो बस बड़े आयोजनों में दिखाई देती है और मुस्कुराती है। शायद सबके लिए यह थोड़ा ज्यादा आसान होगा। बराक ने सब कुछ सहानुभूति से सुना। मैं यह कह सकती हूँ कि वह थके हुए थे, ऊपर जाकर सोने के लिए बेचैन थे। मुझे अभी अभी इस बात से नफरत होती थी कि किस तरह हमारे पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बीच वह रेखा धुंधली हो गई थी। उनका दिन पल में कई तरह की समस्या सुलझाने और सैकड़ों बातचीत से भरा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी एक समस्या बन जाऊं जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन फिर मेरा अस्तित्व पूरी तरह से उनके अस्तित्व में गुम होता जा रहा था। तुम एक दायित्व नहीं बल्कि एक अनमोल संपत्ति हो मिशेल, तुम्हें इस बात को जानना होगा, उन्होंने एक घायल इंसान के रूप में कहा। लेकिन अगर तुम यह सब रोकना चाहती हो या अपनी गति कम करना चाहती हो तो मैं पूरी तरह समझता हूँ। तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी भी उनके या उनके अभियान में उस तंत्र के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं करूं, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ,
लेकिन इसके लिए मुझे ज्यादा समर्थन या संसाधन की जरूरत है, तो उस पर उन्हें काम करना होगा। मुझे इससे आराम मिला, लेकिन वह बहुत थोड़ा ही था। मुझे अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि खाने की पंक्ति में खड़ी मैं पहली कक्षा की बच्ची हूँ जिसे बहुत मारा गया था। लेकिन इसी के साथ हमने राजनीति को वहीं छोड़ दिया और थके हारे अपने बिस्तर पर चले गए। उसके कुछ दिन बाद ही मैं शिकागो में डेविड एक्सलॉन के दफ्तर गई और वैलेरी और उसके साथ वहां बैठकर मेरे सार्वजनिक उपस्थिति की कुछ वीडियो देखने लगी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि यह एक हस्तक्षेप था, मुझे यह दिखाने की एक कोशिश कौन से हिस्से को मैं नियंत्रित कर सकती थी। उन दोनों ने इस बात के लिए मेरी सराहना की कि मैं कितनी कड़ी मेहनत की थी और कितने प्रभावी तरीके से बराक के समर्थन की रैली को जुटाने में समर्थ थी। और तब भी एक्स ने आवाज को बंद कर दिया, मेरी आवाज को हटाकर सिर्फ भाषण का वीडियो चला दिया ताकि हम नजदीक से मेरे शारीरिक हाव भाव को देख सकें, विशेष रूप से चेहरे के हाव भाव को। मैंने क्या देखा था? मैंने देखा था कि मैं जोर देकर दूसरों को प्रभावित करने और कभी न हारने वाली मुद्रा में बोल रही थी। मैंने हमेशा उन कठिन समय के बारे में बात की थी जो अमेरिका के लोगों ने झेला था, और साथ ही हमारे स्कूल और हमारे स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की असमानता के बारे में भी। मेरे चेहरे पर उस बात की गंभीरता झलक रही थी जिसके बारे में मुझे लगता है कि वे सभी चीजें दांव पर लगी हुई है, और यह कि हमारे देश के सामने जो विकल्प है वह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह बहुत अधिक गंभीर और सख्त था, लोगों द्वारा एक औरत की जाने वाली उम्मीद की आदत के संबंध में। मैंने अपने हाव भाव इस रूप में देखे कि एक अजनबी शायद उसे उस रूप में लेगा, विशेष रूप से तब जब इसके बिना किसी संदर्भ के संकेत के रूप में दिखाया जाए। मैं अब यह देख सकती थी कि विपक्षियों ने इन चित्रों का प्रयोग किस तरह किया और जनता के सामने एक निराश और खतरनाक औरत के रूप में खड़ा कर दिया। बेशक यही एक दूसरे किस्म की पूर्वाग्रह था, एक और जाल। किसी भी औरत की आवाज की बेइज्जती करने का सबसे आसान तरीका कि उसे एक झगड़ालू के रूप में दिखा दो। किसी ने भी बराक की आलोचना इसलिए नहीं की कि वह बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे या ज्यादा नहीं मुस्कुरा रहे थे। मैं एक पत्नी थी, न कि उम्मीदवार। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर मुझे थोड़ा कम गंभीर होने की उम्मीद की जा रही थी, थोड़ा हल्के रहने की। और फिर भी अगर इस बात को लेकर कोई सवाल हो कि राजनीति की दुनिया में औरतों का प्रभाव किस तरह पड़ता है, तो आपको यह देखने की जरूरत है कि किस प्रकार नैन्सी पेलोसी, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक तेज और कड़क आवाज वाली वक्ता है और जो अक्सर चालाक औरतों के रूप में दिखाया जाता है, या फिर हिलेरी क्लिंटन की कैसे एक चिरस्थायी छवि बनाई गई, जैसे कि टीवी विशेषज्ञ और विचार लेखकों ने प्रचार के दौरान की घटनाओं को बार बार अलग अलग तरीके से विश्लेषित किया। हिलेरी की औरत होने का इस्तेमाल हमेशा उनके विरोध में किया गया और हर बार बुरे पूर्वाग्रह का प्रयोग हुआ। उन्हें घमंडी, पीड़ादायक और कुतिया कहा गया। उनकी आवाज को कानों में चुभने वाली आवाज के रूप में देखा गया और उनकी हंसी को बकवास। हिलेरी बराक की विपक्षी थी, जिसका मतलब यह था उस समय मुझे उसके प्रति किस तरह का झुकाव महसूस नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। उनके खड़े होने और पुरुषवाद के खिलाफ लड़ने की उनकी योग्यता को सहारे बिना मैं नहीं रह सकी। उस दिन एक्स और वैलेरी के साथ बैठकर वीडियो देखते समय मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं दुखी थी। मैं अब यह देख सकती थी कि राजनीति की दुनिया में प्रदर्शन के लायक एक ऐसा हिस्सा था जिसमें मैं अभी तक माहिर नहीं हुई थी, और मुझे बाहर निकालकर लोगों के बीच भाषण देते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने अभी तक अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन छोटी जगहों पर दिया था, जैसा कि मैंने आयोवा में दिया था। उस बड़े सभागार में अपना मर्म पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अधिक भीड़ में चेहरे की स्पष्टता बहुत अधिक जरूरी होती है, जिस पर अभी मुझे काम करने की जरूरत थी। अब मुझे इस बात की चिंता थी कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वैलेरी, जो 15 साल से अधिक मेरा दोस्त था, उसने मेरा हाथ पकड़ा। तुम लोगों ने इस बारे में मुझसे और पहले क्यों बात नहीं की?
मैंने पूछा, तुम लोगों ने किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की? इसका जवाब यह था कि किसी ने भी इस पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया था। बराक के प्रचार अभियान में यह सोच थी कि जब तक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तब तक सब कुछ ठीक कर रही हूँ। और अब जब मैं एक समस्या बन गई थी, तो मुझे एक्स के दफ्तर में हाजिर किया गया। मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रचार अभियान का तंत्र मुख्य रूप से उम्मीदवार की सेवा के लिए होता है, न कि पति पत्नी या परिवार की सेवा के लिए। और बराक के कर्मचारियों ने जितनी मेरी मदद की थी और मेरे योगदान की सराहना की, उस अनुपात में उन्होंने कभी भी मुझे किसी विशेष प्रकार का निर्देश नहीं दिया था। उस समय तक किसी ने भी मेरे साथ यात्रा करके योजना में जाने का उपक्रम नहीं किया था। मुझे कभी भी मीडिया या भाषण बोलने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। मैंने महसूस किया था कि जब तक मैंने इसके लिए जोर नहीं लगाया, तब तक किसी ने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। इस बात को जानते हुए कि अब लोगों की नजरें और अधिक पैनी और गहरी होने लगी, क्योंकि अब हम प्रचार के अंतिम 6-7 महीने में जाने वाले थे। हम सब इस बात को लेकर सहमत हुए कि मुझे वास्तविक मदद की जरूरत थी। अगर मैं एक उम्मीदवार की तरह ही प्रचार करती रही, तो मुझे मदद उम्मीदवार की तरह मिलने की आवश्यकता थी। मैं खुद को और अधिक व्यवस्थित होने से बचाया और साथ ही बेहतर काम करने के लिए आवश्यक संसाधनों पर भी जोर दिया। प्राइमरीज के प्रचारों के अंतिम सप्ताह में बराक की अभियान टीम ने मेरी टीम का विस्तार करते हुए मुझे एक अनुसूचक और एक निजी सहयोगी, क्रिस्टन जॉर्सिस, जो कि बराक के अमेरिकी सीनेट ऑफिस के पूर्व कर्मचारी थे और जिनकी सतत आचरण ने मुझे बहुत अधिक तनाव में भी संतुलित रखा था, और साथ ही बिना किसी बकवास के सीधी बात करने वाले और राजनीतिक बातचीत के विशेषज्ञ, जिनका नाम स्टेफनी कटर था, को शामिल किया गया। कैटी, मालिया और स्टेफनी के साथ काम करने के कारण मेरे संदेश और प्रदर्शन को तेज होने में मदद मिली, और साथ ही मुख्य भाषण को तैयार करने में भी, जो मैंने गर्मियों के साथ डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। अंततः हमें अभियान वाले हवाई जहाज में चढ़ने की अनुमति मिल गई, जिससे मैं और अधिक कुशलता से कहीं जा सकती थी। अब मैं हवाई उड़ानों के दौरान भी मीडिया के साक्षात्कार दे सकती थी। आयोजन में जाते समय रास्ते में ही बाल बनवाने और मेकअप करने का काम कर सकती थी, या बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मैं अपने साथ साशा और मालिया को भी ले जा सकती थी। यह एक राहत थी। यह सब कुछ राहत भरा ही था, और मैं ऐसा सोच रही थी कि इस सब के कारण मैं और अधिक मुस्कुरा रही हूँ और कम तनाव महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमने जनता के बीच जाने की योजना बना ली थी। स्टेफनी ने मुझे यह सलाह दी कि मैं अपनी शक्तियों के साथ खेलूं और उन बातों को याद रखूं जिनके बारे में मैं बोलते समय मुझे बहुत मजा आता है, और जो मेरे पति और बच्चों के लिए मेरा प्यार था, काम करने वाली महिला के साथ मेरा जुड़ाव, और शिकागो की वह गलियां जिन पर मुझे गर्व था। उसने यह पहचान लिया कि मुझे मजाक करना पसंद था, और फिर से उसने मुझे कहा, अपने व्यंग को रोको मत, यह सब ठीक है। दूसरे शब्दों में, मैं जो थी वही रहना था। प्राइमरीज के प्रचार खत्म होने के थोड़े दिनों बाद ही मैंने द व्यू के सह मेजबान के रूप में प्रवेश लिया, जहां मैंने वूपी गोल्डबर्ग, बारबरा वोल्टाज और वहां बैठे दर्शकों के सामने खड़े अन्य मेजबानों के साथ बहुत ही जीवंत और खुशनुमा समय बिताया। मैंने वहां अपने ऊपर हो रहे हमलों के बारे में बातें की और बहुत ज्यादा समय बातें और हंसी मजाक में बिताया। मुझे एक नए चैन और अपनी आवाज की शक्ति का एहसास हुआ। उस कार्यक्रम को मुख्यतः सकारात्मक टिप्पणी के साथ प्रसारित किया गया। मैंने उस दिन $148 की कीमत वाली काले और सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी, जिसे अचानक ही औरतें खरीदने के लिए लड़ाई करने लगी। एक ही समय में मैंने इसके प्रभाव और खुद का आनंद लेने दोनों ही शुरू कर दिए, और मुझे पहले से बहुत बहुत ज्यादा अधिक खुलेपन और आशावाद का एहसास हो रहा था। मैंने देश भर में मिलने वाले अमेरिकी लोगों से भी सीखने की कोशिश की। मैंने उनके साथ गोलमेज बैठकें की, जिसकी संरचना काम परिवार के संतुलन को केंद्र में रखकर की गई थी। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसमें मुझे अधिक रुचि थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा आदरणीय अनुभव यह था
कि मुझे मिलिट्री समुदाय में जाने से और सैनिकों की पत्नियों के साथ और पतियों से मिलने का मौका मिला। एक ऐसा समूह जिसमें ज्यादातर औरतें थी, हालांकि कभी-कभी कुछ मर्द भी शामिल हो जाते थे। अपनी जिंदगी के बारे में मुझे बताइए, मैंने उनसे कहा। और फिर मैंने ऐसा सुनना शुरू किया उन औरतों से जिनकी गोद में बच्चे थे और उनमें से कुछ अभी भी कम उम्र की थी। उनके पास अपनी कहानियां थी। कुछ लोग ने एक नए साल में अपने 8 या उससे अधिक बार हुए अपने तबादले के बारे में बातें की कि कैसे हर बार उन्हें अपने बच्चों को संगीत अभ्यास या संपन्नता से जुड़े कार्यक्रम में फिर से जोड़ने के लिए शुरू से शुरू करने की जरूरत थी। उन्होंने विस्तार से यह कहा कि किस तरह उन तबादलों के दौरान अपनी नौकरी को बनाए रखने में कितनी परेशानी होती थी। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक एक नए राज्य में नौकरी नहीं ढूंढ पाता था क्योंकि एक नए राज्य में स्कूल उसके पुराने राज्य के अनुभवी सर्टिफिकेट को वैध नहीं मानते थे। नाखून के उपचार कराने वाले और थेरेपिस्ट को भी लाइसेंस के मामले में इसी तरह की समस्या से जूझना पड़ता था। बहुत से नए माता पिता अपने बच्चों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सुविधा पाने के अयोग्य थे। बेशक यह सब कुछ चीजें और भावनाओं के बोझ के नीचे दबते हुए, जिनका एहसास किसी अपने प्रियजन का काबुल या मौसील या दक्षिण चीन वाले हवाई जहाजों में 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए नियुक्त हो जाने से होता था। इन पति पत्नियों से मिलने के बाद वे सभी दुख भुला दिए जो मुझे महसूस हो रहे थे। उनके द्वारा किया गया त्याग मेरे त्याग की तुलना में बहुत अधिक था। मैं उन सभाओं में बैठी थी, बिल्कुल तल्लीन होकर, इस तथ्य को समझते हुए कि सैनिक जीवन के बारे में कितना कम जानती थी। मैंने खुद से वादा किया, अगर सौभाग्य से बराक चुन जाते हैं तो मैं इन परिवारों की बेहतर मदद के लिए कुछ रास्ते खोजूंगी। इन सब के कारण मैं इस बात के लिए अपने अंदर और अधिक ऊर्जा को महसूस कर रही थी कि बराक बिडेन और डेलवेर के एक बहुत ही मिलनसार सीनेटर थे और जल्द ही जिन्हें बराक के पीछे रहने वाले दोस्त के रूप में घोषित किया जाने वाला था, उनके लिए मैं एक अंतिम धक्का लगाने में मदद करूं। मैं अपनी प्रवृत्ति को मानने के कारण फिर से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, उन लोगों के साथ घिरे होने के कारण जो मेरे पीछे थे। सार्वजनिक आयोजनों में, छोटे समूह या ज्यादा भीड़ में भी मैं जिन लोगों से मिलती थी उनके साथ मंच के पीछे या रस्सियों के इर्द गिर्द कुछ देर तक बातें करके निजी संबंध बनाने पर ध्यान देती थी। जब मतदाता मुझे निजी तौर पर देखते तब उन्हें यह समझ में आता था कि मेरे बारे में जो छवि बनाई गई थी वह गलत थी। मैंने यह सीखा कि नजदीक रहने पर नफरत करना मुश्किल हो जाता है। मैंने 2008 की गर्मी तेजी से भागते हुए और कड़ी मेहनत करते हुए बिताई और इस बात को लेकर निश्चिंत थी कि मैं बराक के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव कर सकती हूँ। अधिवेशन के नजदीक आने के कारण मैंने पहली बार भाषण लिखने वाली एक नौजवान महिला, जिसका नाम सारा था, के साथ काम किया, जिन्होंने मेरे विचारों को तय 17 मिनट में बोलने के लायक आकार दे दिया। सावधानी पूर्वक एक सप्ताह तक की गई तैयारी के बाद मैं अगस्त के अंतिम दिनों में डेनवर में पेप्सी के सेंटर के मंच पर चढ़ी और लगभग 20 लाख दर्शकों के साथ लाखों टीवी में देख रहे दर्शकों के सामने खड़ी हो गई। मैं दुनिया को अपनी असलियत बताने के लिए तैयार थी। उस रात मेरे भाई क्रैक ने मेरा परिचय करवाया। मेरी माँ स्काई बॉक्स की पहली कतार में खड़ी थी और थोड़ी आश्चर्य से देख रही थी कि हमारे जीवन का क्षितिज कितना बड़ा हो गया था। मैंने अपने पिता के बारे में बात की, उनका कष्ट, उनकी दृढ़ता और किस तरह इन चीजों से मुझे और क्रैक को तैयार किया। मैंने अमेरिकी लोगों को बराक के सबसे असली छवि और उसके दयालु दिल के बारे में बताने की कोशिश की। जब मैंने बोलना बंद किया तब लोग तालियां बजा रहे थे, लगातार तालियां बजा रहे थे और मैंने एक बड़ी राहत महसूस की। शायद मैं यह जान रही थी कि मैंने अंततः लोगों के सामने अपनी छवि को बदलने की एक कोशिश कर ली थी। निश्चित ही यह एक बड़ा पल था, बहुत बड़ा और सार्वजनिक, और YouTube पर यह दिन आसानी से खोजा जाने वाला बन गया था। लेकिन सच्चाई यह कि ठीक उन्हीं वजहों से यह पल छोटा भी हुआ।
चीजों को लेकर मेरी सोच वापस जाना शुरू हो गई, जैसा कि एक सवेरे धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ दिखाई देने लगा हो। मंच, सभागार, रोशनी, तालियां, सब कुछ मेरी कल्पना से भी ज्यादा सहज होने वाली थी। अब मैं जो जीवन जीने जा रही थी उसका कोई अभ्यास नहीं किया जा सकता था, न ही उसकी कोई तस्वीर थी। दो पलों के बीच एक ऐसा समय भी था जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा था, न ही कोई राय बना रहा था, और अब भी संभव है कि कुछ चौंका देने वाला हो जाए, जहाँ बिना किसी चेतावनी के आपके साथ शायद यह महसूस कर सके कि आपके दिल में बसंत की एक छोटी सी कुंडी खुल गई है। इन सब के लिए हमें 4 जुलाई को वापस ब्यूट और मोंटाना जाने की जरूरत थी। वहाँ उस दिन अब दिन खत्म होने वाला था और अंततः सूरज पश्चिम के पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और दूर कहीं पटाखे फूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस रात के लिए हम इंटरस्टेट के बगल में हॉलिडे इन एक्सप्रेस में रुके थे, जहां अगले दिन बाराक मिजूरी के लिए निकलने वाले थे और मैं बच्चों के साथ वापस शिकागो हमारे घर जाने वाली थी। हम थक चुके थे, हम सभी थके हुए थे। हमने परेड और पिकनिक सब कर लिया था। हम इतने लोगों से मिले थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ब्यूट शहर के आखिरी आदमी तक मिल चुके हैं, और अब हम एक छोटी सी सभा करने जा रहे थे जो सिर्फ मालिया के लिए थी। इस समय आप मुझे पूछते तो मैं शायद आपसे यह कहती कि अंत में हमारे पास उसके लिए कम समय था। चुनाव अभियान की उस आंधी में उसका जन्मदिन अंतिम चीज की तरह महसूस हो रहा था। हम होटल के बेसमेंट में फ्लोसेंट रोशनी और नीची छत वाले सभागार में इकट्ठा हुए, जहां हमारे साथ कॉनराड, माया, सुहेला और उसके साथ मालिया से नजदीकी बनाने वाले कुछ कर्मचारी भी थे, और बेशक गुप्त सेवा वाले एजेंट जो हमेशा हमारे नजदीक होते थे, चाहे कुछ भी हो। हमारे पास कुछ गुब्बारे थे, पास के किराने की दुकान से लाया गया केक, 10 मोमबत्तियां और आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा। वहाँ कुछ गिफ्ट भी खरीद कर रखे गए थे, जिन्हें निश्चित रूप से मैंने नहीं खरीदा था। हालांकि हमारी मनोदशा बिल्कुल बेमेल नहीं थी, लेकिन हाँ, उत्साह मनाने वाली भी नहीं थी। यह हमारे लिए बस एक बहुत लंबा दिन था। बराक और मैंने एक दूसरे को बुझी हुई नजरों से देखा, जिसका मतलब था कि हम असफल हो गए थे अंततः। हालांकि बहुत सारी चीजों की तरह यह भी समझ का ही मामला था। हमारे सामने जो है उसे हम किस तरह से देखने का निर्णय करते हैं। बराक और मैं दोनों ही सिर्फ हमारी गलतियों और कमियों पर ध्यान दे रहे थे। उस अंधेरे कमरे में आयोजित एक छोटी सी पार्टी में उसका प्रतिबिंब देख रहे थे, लेकिन मालिया कुछ और खोज रही थी और उसे वह मिल गया था। उसने दयालु चेहरे देखे, ऐसे लोग जो उसे प्यार कर रहे थे, एक मलाई की मोटी परत वाला केक और एक छोटी बहन और उसके बगल में एक और बहन और आगे आने वाला एक नया साल। उसने अपना पूरा दिन बाहर बिताया था। उसने परेड को देखा था। कल एक और हवाई यात्रा होने वाली थी। वह उस तरफ बढ़ी जहां बराक बैठे थे और करीब जाकर उनकी गोद में कूद गई। यह, उसने घोषणा की, आज तक का सबसे अच्छा जन्मदिन है। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसकी माँ और पिता दोनों की आंखों से आंसू आ गए और वहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को गला रूंध गया था, क्योंकि वह सही थी। और अचानक हम सबने यह देख लिया था। उस दिन वह 10 साल की थी और सब कुछ बहुत अच्छा था।